हेलो दोस्तों, ये जो आप नोटों पर गांधी जी की फोटो देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है अगर इस फोटो को हटा दिया जाए तो फिर नोट कैसा लगेगा। मतलब कि हमारी जो भारत की करेंसी है, अगर उस पर जो भी पिक्चर लगी हुई है, अगर उन सभी को बदल दिया जाए या फिर हटा दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। तो यही सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और इस सवाल पर आज हम एक न्यूज़ लेकर आए, यानी कि ये अभी हाल ही में ये विषय पूरा चर्चा में बना हुआ है कि अब जो पीएम मोदी जी के द्वारा एक नया 1,000 रुपए का जो सिक्का जारी किया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया, अभी फिलहाल वो बाजार में नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको किसी कीमत मतलब कुछ कीमत पर आप उसको खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अब उस पर अगर आप जो पिक्चर लगी हुई है, अगर वो हम आपको दिखाएंगे तो आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि हो सकता है ये भारतीय जो करेंसी है उसके जो भी पिक्चर्स हैं उनको बदलने का एक ये मतलब कि एक संकेत मिल रहा है। यानी कि अब जो भी करेंसी या फिर जो भी नोट या फिर सिक्का जारी किया जाता है उसमें हर दिन कोई नया चित्र देखने को मिल सकता है। यानी कि जब भी इसको लॉन्च किया जाएगा नई करेंसी को, उसमें गांधी जी के अलावा किसी और का भी चित्र हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे जो अभी कॉइन अनवील किया गया है, जो कि 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस जो एक दक्षिणपंथी संगठन है, तो उनका ये जो संगठन है इस पर इसके 100 वर्ष यानी कि 100वीं एनिवर्सरी आप वर्षगांठ मान सकते हैं, उसको कंप्लीट होने पर जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं भारत के, उनके द्वारा एक नया सिक्का जो है लॉन्च किया गया है और उस सिक्के पर भारत माता का फोटो लगा हुआ है। मतलब इसका अर्थ क्या है, ये क्या संकेत देता है? क्या ये एक तरह से करेंसी पर जो फोटो बदलने का संकेत दे रहा है या फिर भारत माता को अहमियत देने का संकेत है? आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आप देखिए ये जो पिक्चर है, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब आप भी अपने विचार रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये नोट पर फोटो हो अगर हटा दी जाए तो एक बार तो बहुत अजीब सा लगेगा। गांधी जी की फोटो के बिना नोट कैसा नजर आएगा, है ना। एक तरह से बिल्कुल नई चीज हो जाती है। बाकी आप अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है, आप अपनी बात रखें, आप अपने विचार रख सकते हैं क्या ये होना चाहिए या नहीं, ये चलो बात की बात है। लेकिन अब इस हम पूरी सच्चाई को जानते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भारत माता का ये जो प्रतीक रखा गया, आखिर इसका महत्व क्या है। ये भारत माता का फोटो ही क्यों चुना गया है इस सिक्के के लिए? तो भारत माता को, भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत वाइड कल्चर है भारत का और बहुत ज्यादा इसमें विविधता पाई जाती है। तो राष्ट्र की मूर्त के रूप में भारत माता को जाना जाता है और ये देश की एक छवि, जो छवि मतलब ऐसी एक छवि को संकेतित करता है जो एकता से भरपूर है, सांस्कृतिक धरोहर और स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान है, उन सभी गुणों को ये दर्शाती। ये एक प्रकार की भारत माता की छवि ऐसी तैयार की गई है। सिक्के पर उनकी जो तस्वीर है काफी राष्ट्रीय गौरव और एकता को मजबूत करने का संकेत देती है कि हम सब एक भारत एक राष्ट्र के बच्चे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये है भारत माता का फोटो और उसके साथ आप देख सकते हैं पीछे ये जो हमारा अशोक स्तंभ से लिया गया है ये चित्र, ये वैसे का वैसा ही है, यानी कि जो शेरों वाला चित्र है। अब देखिए इसमें जो आरआरएस के इस खास मौके पर आखिर ये सब क्यों किया गया, मतलब ऐसा सिक्का क्यों लॉन्च किया गया। तो इसमें अगर हम देखें कि भारत के साथ या फिर भारत की आज़ादी में या फिर भारत में आरएसएस का आखिर रोल क्या है। तो सिक्के पर भारत माता के साथ 3 स्वयं सेवकों को सलामी देते हुए भी दिखाया गया, जो कि आरएसएस के जो स्वयं सेवक है उनकी राष्ट्र के प्रति जो निस्वार्थ सेवा, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने राष्ट्र की सेवा की, अपना समर्पण दिया। तो इन सभी प्रतीक को दर्शाया गया है इस सिक्के के माध्यम से। इसके साथ ही सिक्के पर जो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो संगठन है उसका बोध वाक्य, यानी कि एक प्रकार से आप इसको स्लोगन, नारा, तकिया कलाम कुछ भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वाहा इंद राष्ट्रीय इंदनामम, यानी कि इसका अर्थ क्या है कि सब कुछ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मेरा कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा संदेश भी सिक्के पर दिया गया।
ये जो है भारत माता की छवि के साथ मिलकर संगठन के जो राष्ट्र सेवा त्याग के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि राष्ट्र की जो भी मतलब पूरे राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी संगठन हैं उनको एक साथ लाना और उनके बीच जो त्याग की भावना है वैसे सिद्धांतों को पेश करता है। अब देखिए सिक्के पर भारत माता को सिंह पर विराजमान दिखाया गया। सिंह आप समझते होंगे जो कि शक्ति, साहस, गरिमा का एक तरह से सिंबल होता है। तो इससे क्या होता है कि भारत की जो संस्कृति है उसको हम मातृभूमि के रूप में देखते हैं और उसी कई लोग इस मतलब भारत माता की पूजा भी करते हैं। इसके साथ ही आरएसएस जो है हिंदुत्व को भारत की संस्कृति मानता है। यानी कि संस्कृति के रूप में देखते हैं कि हिंदू जो है वो भारत की संस्कृति है जो सभी धर्म समुदायों को एकजुट करने का भी संदेश देता है कि सभी जितने भी भारत में धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म हैं उन सभी को एक साथ एकता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत माता की ये जो चित्र दिखाया गया काफी समावेशी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में व्यक्त करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये राष्ट्र माता की फोटो ऐसी कुछ होती है, हालांकि ये एआई से ली गई फोटो है। इसके साथ सामाजिक संदेश क्या मिलता है कि भारत माँ की ये जो फोटो बनाई गई है ये एक प्रकार से ऐसी छवि है जो युवा को समाज में राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता में प्रोत्साहित करेगी। इससे क्या होगा कि जो आरएसएस के जो स्वयं सेवक है उनके द्वारा आपदा राहत, शिक्षा, सामाजिक कार्यों में जो भी योगदान किया गया उसको भी एक तरह से ये चिन्हित करता है, उनका रोल क्या है ये सब कुछ। इससे क्या होता है कि भारत माता के प्रति उनका समर्पण क्या है वो सभी लोगों को पता चलता है। यहाँ पर देखिए ये है असल में वो रियल कॉइन जो अभी लॉन्च किया गया है। तो ये भारत माता की फोटो है। यहाँ पर जो आरएसएस के जो भी मतलब मेंबर्स हैं उनको दिखाया गया और पीछे ये जो है अशोक स्तंभ से लिया गया ये चित्र ही है। अब देखिए इसमें अगर हम ये आरएसएस का इतिहास समझे, इसका विकास समझे, कैसे हुआ, ये संगठन कैसे बना, तो डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 के दशक में ये देखा कि भारत का जो समाज है उसमें सामाजिक धार्मिक विखंडन हो रहा है और विदेशी शासन के प्रभाव से राष्ट्रीय एकता जो है वो कमजोर होती नजर आ रही है। फिर 1925 में उन्होंने अपनी पहली ब्रांच शुरू की जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग, उसके साथ ही कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है, कैरेक्टर का निर्माण, इसके साथ ही राष्ट्रीय भावना को भी प्रोत्साहन देना, तो ये सब कुछ 1925 में शुरू हुआ था। इसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम होते हैं उसमें भाग लिया गया आरएसएस के द्वारा, लेकिन इसका मुख्य फोकस क्या था कि समाज को इकट्ठा करना। मेन फोकस ये था कि पूरे समाज को एकता के साथ इकट्ठा करके रखना। इसके साथ फिर 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के निधन हो जाता है। उसके बाद माधव सदाशिव गोलवलकर जिनको गुरुजी कहा जाता है उनके नेतृत्व में उन्होंने ये पूरे संगठन को संभाला और इनका जब कार्यकाल चल रहा था तो फिर आरएसएस जो संगठन है इसका विस्तार काफी तेजी से होने लगता है। फिर 1947 में भारत आजाद हो जाता है। इसके बाद जो हिंदुओं की सहायता पुनर्वास में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती और फिर आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है क्योंकि कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से घटना के साथ जोड़ दिया था। यानी कि ऐसा कहा गया कि आरएसएस का एक जो मेंबर है यानी कि जो नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी उनको उस संगठन के साथ जुड़ा हुआ पाया गया था और जांच में पता चला कि वो मतलब कि जो आरएसएस है वो निर्दोष, ये पूरा संगठन निर्दोष है। हालांकि नथुराम गोडसे को सजा यानी कि उनको सजा हुई थी लेकिन फिर भी पूरे संगठन को दोषी नहीं पाया गया। फिर 1949 में प्रतिबंध इससे हटा दिया जाता है और आज के समय पर आप देखेंगे ये और ज्यादा विस्तारित हो रहा है यानी कि अपनी चरम सीमा पर पहुंचता नजर आ रहा है। अब आज के समय में इसका क्या योगदान है, क्या इसका मतलब कि पूरा महत्व रहा है भारत में। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा राहत वैसे कई कार्यों में इन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प की लोगों की। इसके मतलब इसकी ही एक तरह से प्रेरणा से और संगठन बने जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती समाज सेवा में सक्रिय है। फिर 1984 में आरएसएस ने फिर राम जन्मभूमि आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि राम की जो जन्मभूमि है उसको वापस लेंगे, उस पर मंदिर बनेगा। तो इसमें आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिससे क्या होता है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो किया गया था 2025 में इन्होंने अपनी शताब्दी मनाई, स्थापना की शताब्दी यानी कि 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का जो स्मारक सिक्का उसको जारी किया गया था। इसके बाद इसके काम और विचारधारा क्या है, आरएसएस की जो मूल इकाई क्या है, जहां पर
जहाँ पर जो स्वयं सेवक है नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, बौद्धिक चर्चा होती है या फिर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना इन लोगों में होती है, संस्कृति पहचान के रूप में देखते हैं पूरे भारत को। इसके साथ ही सामाजिक सेवा भी करते हैं, जैसे कि 2004 की जो सुनामी आई थी, 2013 को उत्तराखंड बाढ़ आया था, कोविड-19 महामारी के दौरान ये जो स्वयं सेवक थे इन्होंने काफ़ी सेवा की थी लोगों की और भारत की। अब देखिए इसमें अगर हम इतिहास में देखें कि इनके मेन लीडर्स या फिर मेन नेतृत्व कौन रहे हैं, तो डॉक्टर केशव हेडगेवार इन्होंने 1925 में शुरू किया था। इसके साथ माधव सदाशिव गोलवलकर जिनको गुरुजी कहा जाता है, इन्होंने फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार किया। फिर बाला साहेब देवरस सामाजिक सेवा समावेशी दृष्टिकोण पर ध्यान दिया। अभी वर्तमान जो इसके संचालक हैं वो है डॉक्टर मोहन भागवत, 2009 से इसको पूरी तरह से लीड कर रहे हैं, यानी कि इनके नेतृत्व में ये संगठन चल रहा है। ये जो संगठन है इसको आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप नेतृत्व दे रहे हैं। अब देखिए स्पेशल करेंसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो करेंसी कैसे जारी की जाती है, तो इसमें जो सबसे पहले क्या होता है कि प्रस्ताव रखा जाता है। किसी विशेष जो मुद्रा होती है किसी भी महत्वपूर्ण घटना, स्थान, व्यक्ति या संगठन को लेकर जारी की जाती है उनके सम्मान में, जिससे यह प्रस्ताव सरकार, मंत्रालय या फिर जो भी संगठन बनाया गया है उसके द्वारा भी शुरू किया जाता है। फिर वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक मामले का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उनके द्वारा फिर प्रस्ताव भेजा जाता है उनको, और मंत्रालय तय करता है कि सिक्का जारी करना है या नहीं। फिर आरबीआई की भूमिका भी इसमें रहती है। आरबीआई जो बैंक सिक्कों का डिजाइन, धातु कौन सी होगी, इसमें वितरण की प्रक्रिया, इन सभी को मंजूरी देता है, क्योंकि ये मुद्रा प्रणाली का जो एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है आरबीआई। इसके बाद डिजाइन तैयार किया जाता है। सिक्के का डिजाइन कुछ एक्सपर्ट्स, कलाकार या फिर टकसाल मिंट यानी कि जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उनकी हेल्प से किया जाता है। फिर प्रतीक, चिन्ह, लेख यानी कि इस पर क्या कुछ लिखना है ऐसा कुछ शामिल किया जाता है। फिर आमतौर पर जो सिक्के होते हैं उसकी जो धातु का चयन किया जाता है, जैसे चांदी, तांबा, निकल या फिर और मिश्र धातु, उनसे भी बनाए जा सकते हैं। और अभी जो सिक्का लॉन्च हुआ है ये बता दें आपको, शुद्ध चांदी का सिक्का है। फिर इसके बाद टकसाल में इसका निर्माण होता है। भारत में जो सिक्के हैं कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा की सरकारी टकसालों से बनाए जाते हैं, और ये जो है इंडिया गवर्नमेंट मिंट के अंतर्गत आती है। अभी ये जो सिक्का बनाया गया ये कोलकाता ये जो टकसाल है इसमें बना है। इसके बाद फिर कानून की मंजूरी मिलती है। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 का एक कानून है, और उसके तहत कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर के रूप में इसको फिर मान्यता मिल जाती है। जैसे कि भारत सरकार टेंडर पब्लिश करती है, तो उसी तरह से ये भी एक तरह का टेंडर होता है। इसके साथ ही विशेष सिक्के की जानकारी भारत का जो राजपत्र यानी कि गजट पेपर में भी लिखी जाती है, और इसमें सिक्के का मूल्य, डिजाइन, उद्देश्य सब कुछ लिखा जाता है। इसके बाद ही स्मारक सिक्कों के साथ इसको अक्सर प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, खास करके संग्रहणीय सिक्कों के लिए। तो इस सिक्के के साथ पीएम मोदी जी ने एक एक स्मारक डाक भी इन्होंने लॉन्च किया। इसके बाद फिर सिक्कों का निर्माण सीमित मात्रा में होता है ताकि इसका जो मूल्य है वो बना रहे। इसके साथ ही सिक्के आमतौर पर आरबीआई, बैंक, डाकघर, टकसाल की वेबसाइट के माध्यम से बेचे जाते हैं। यानी कि आप इसको कहीं भी ऐसा सोचो कि हम किसी शॉप से ले लेंगे, किसी व्यक्ति से, तो ऐसे नहीं मिलेगा, या तो आपको आरबीआई से खरीदना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए 100 रुपए के सिक्के के लिए आपको लाखों रुपए देने पड़ सकते हैं। इसमें बैंक, डाकघर या फिर टकसाल इनकी जो वेबसाइट ऑफिशियल होती है वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ आम सिक्के जो होते हैं परिचालन में नहीं आते बल्कि संग्रहकर्ताओं के लिए होते हैं। ऐसे सिक्के होते हैं यानी कि आम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं पहुंचते। बहुत से ऐसे सिक्के लॉन्च किए गए हैं जो अभी तक पब्लिकली नहीं हुए, यानी कि पूरे बाजार में नहीं पहुंचे, लेकिन उनको फिर भी कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में एक अच्छी जगह पर उनको संभाल कर रखा गया। इसके बाद विशेष सिक्कों को अक्सर किसी समारोह में उच्च अधिकारी या फिर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री इनके द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। अभी जो लॉन्च किया गया वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा किया गया। अब अगर हम देखें कि महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर है सिक्कों पर नहीं है बल्कि नोटों पर, तो उनकी तस्वीर का महत्व आखिर क्या? तो ये जो तस्वीर है पहली बार 1969 में भारतीय नोटों पर लगाई गई थी जब 100 रुपए का नोट जारी किया गया था। तो नोट गांधी जी की जन्म शताब्दी 2 अक्टूबर को जारी हुआ था। इसके साथ ही 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर 500 रुपए का नोट जारी किया, उसके बाद जिसमें गांधी जी की तस्वीर को शामिल किया गया था और गांधी जी की छवि सभी नोटों पर फिर बनाई गई थी। अब देखिए
ये जो चित्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी ने चश्मा पहना हुआ है, तो ये चित्र नोटों पर अक्सर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आरबीआई ने महात्मा गांधी जी को मतलब फोटो पर लगाना, नोट पर लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। 10 रुपए का नोट, 20, 50, 100, 500, 1000, इन सभी नोटों पर आप गांधी जी का फोटो जरूर देखते होंगे। और गांधी जी की एक विशेष तस्वीर है जिसमें मुस्कुराते हुए और दिखाए गए और उनके चश्मा लगा हुआ है, ये वो चित्र है। इसके साथ 1946 में उन्होंने उनके जो सचिव पी.एन. टंडन थे उनके निवास पर ये जो पिक्चर थी वो क्लिक की गई थी और आरबीआई ने फिर इसे आधिकारिक रूप से चुन लिया था। अब देखिए गांधी जी की तस्वीर के मायने क्या रहते हैं, यानी कि गांधी जी की जो तस्वीर लगाई गई थी क्या सोचकर लगाई गई थी। सबसे पहले आप सभी को पता है कि गांधी जी का जो हमारा भारत की आज़ादी में योगदान है ना, वो जितने बाकी स्वतंत्रता सेनानी उन सभी के बराबर रहा है। हालांकि गांधी जी का इसमें योगदान सबसे ज्यादा है कि उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने में अपनी पूरी लाइफ एक तरह से यहाँ पर मतलब समर्पित कर दी थी अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए। उन्होंने अपनी जो लग्जरी लाइफ है, ऐसा नहीं है कि गांधी जी अच्छे घर से नहीं थे या फिर ऐसा, गांधी जी बहुत ही एलीट परिवार से बिलोंग करते थे। अगर वो चाहते तो अपने घर में आराम से सुखदायक जिंदगी भी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो आराम की जिंदगी को छोड़कर भारत माता को आज़ाद कराना, यानी कि भारत को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराना, उन्होंने अपनी लाइफ का एक अपनी जिंदगी का लक्ष्य रखा था। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ विचारधारा ऐसी रखते होंगे कि गांधी जी अगर चाहते तो ये कर देते, वो कर देते, लेकिन अगर हम परिस्थितियों के अकॉर्डिंग देखें, आज की परिस्थिति में ये सब कुछ कहना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन उस समय पर सोचिए जब देश में कहीं भी कोई ऐसी मतलब एकता नहीं है जहां पर सभी लोग अपने धर्म के लिए, अपनी जात के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उस समय पर पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर आना, एक धागे में मोतियों की तरह उनको पिरोना, ये कोई आम बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और गांधी जी के द्वारा ये किया जाना वो भी बहुत ही बड़ी और एक गौरव की बात है। इसी तरह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है गांधी जी और स्वतंत्रता का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा गांधी जी के अगर हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सिद्धांत जो मिलता है वो होता है मेन अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा और सच्चाई के मार्ग पर हमेशा गांधी जी चले और उन्होंने हमेशा अपनी जो उन्होंने मतलब कि जो चरमपंथी, उन्होंने नरमपंथियों वाला उन्होंने जो अपना स्वभाव रखा, उसकी वजह से हमें आज़ादी मिल पाई है आज। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके अहिंसात्मक आंदोलनों से आज़ादी मिली, हालांकि जिस समय पर जैसा आंदोलन जो कुछ सही था उसी हिसाब पर किया गया था और वैसे ही चल रहा था तो आज़ादी हमें मिल गई। वरना अगर हम एक ही चीज़ को लेकर चलते, अगर हम सिर्फ अहिंसा को लेते या फिर सिर्फ हम अगर नरमपंथी या गर्मपंथियों के साथ एक तरफा इनको लेकर चलते, हो सकता है हम आज तक आज़ाद ना हो पाते। तो इसी तरह गांधी जी की फोटो नोट पर लगना तो भारत के लिए एक तरह से बहुत ही गर्व की बात है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा सार्वभौमिक पहचान, जैसे कि गांधी जी सभी धर्मों को अल्लाह की जो औलाद यानी कि हरिजन यानी कि भगवान की बच्चे समझते थे, यानी कि उनके लिए सभी धर्मों के लोग बराबर थे, सभी को वो बराबर दर्जा दिया करते थे। तो उन्होंने ये साबित किया कि उनके लिए सभी लोग बराबर हैं। तो इसी वजह से जो भी नोट आप देखते होंगे आज गरीब की जेब में, अमीर की जेब में, कहीं भी आप देख लीजिए उन पर गांधी जी का फोटो जरूर नजर आता है। इसके साथ ही सुरक्षा और प्रामाणिकता भी इसका एक संकेत है, यानी कि गांधी जी, अब देखिए बहुत सारे उस समय पर नेता हुए थे जिन्होंने मतलब बहुत सारा योगदान दिया था। बहुत नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है भारत की आज़ादी में बिता दी थी, अपनी पूरी जिंदगी को एक तरह से सेक्रीफाइस कर दिया था अपनी लग्जरी लाइफ को कि हम भारत को आज़ाद करवाएंगे। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ एंजॉय भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया, अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़कर उन्होंने सभी राष्ट्र के लोगों को इकट्ठा किया, आंदोलन किए और अंग्रेजों से आज़ादी की मांग रखी, फिर आज़ादी मिली भी हमें। तो अब इसी वजह, इसके बाद से अब सवाल ये उठना था कि अब ऐसे मतलब कि नोटों पर अगर किसी और की तस्वीर लग जाती या फिर कुछ हो जाता तो फिर कहीं ना कहीं वाद विवाद भी छिड़ जाता। तो गांधी जी क्या थे, सभी के लिए एक लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके थे उस समय पर, तो इसी वजह से गांधी जी को अधिक प्रामाणिकता दी गई थी। तो फिर गांधी जी की जो फोटो थी, तस्वीर थी, इस नोट पर लगाई गई है। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों फोटोज दे सकते हैं, ये गांधी जी की फोटो और ये भारत माता की फोटो, ये दोनों ही
मतलब कि जो गांधी जी हैं उन्होंने भारत माता के लिए ही अपने आंदोलन किए हैं, अपने जो भी पूरी लाइफ जो तपस्या की है, सेक्रीफाइस किए, जितने भी आंदोलन किए हैं वो सभी भारत माता की आज़ादी के लिए ही किए हैं। तो अब ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या गांधी जी की फोटो को नोटों से हटा देना चाहिए, क्या उनकी जगह पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की फोटो लगा दी जाए। तो आपके लिए कौन सा आप सुझाव देना चाहेंगे इस मामले में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि गांधी जी की फोटो हटाई जाएगी या फिर नहीं, अभी सिर्फ ये एक संकेत माना जा रहा है कि हो सकता है कि नोटों से फोटो को हटाकर वहां पर भारत माता का चित्र लगा दिया जाए। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? हालांकि भारत माता हमारे लिए बहुत मायने रखती है और उस भारत माता की आज़ादी के लिए ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी को एक तरह से समर्पित कर दिया भारत माता के लिए, तो उनको भी सलाम है हमारी तरफ से। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक पे, और आप इस पर जरूर विचार करिएगा कि अगर नोटों पर से फोटो हटा दी जाती है तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, लोगों को कैसा फील हो सकता है, लोगों की छोड़िए आपको कैसा फील होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।